ख्वाजा साहब, आप खुद नैब की कस्टडी में रहे, आपके भाई भी रहे, तो क्या जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो पिछले तकरीबन 3.5 से 4 साल रहे, वो कैसे कैसे गुजरे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा कहा है कि नैब लॉ ड्रैकोनियन लॉ है, और दूसरी बात यह है कि एहतसाब कभी भी शफाफ नहीं हुआ इस मुल्क में। इसलिए अगर एहतसाब करना है तो उसके लिए एक गैर जानिबदार और ख़ुद मुख्तार अदारा होना चाहिए, और हुकूमतों का अकाउंटेबिलिटी से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और उसके लिए नए कवानीन फ्रेम किए जाने चाहिए। मौजूदा जो नैब कवानीन है ये अनफेयर है, ये ब्लैक लॉ है, और ये बनाया गया था अपने मुखालफिन के आर्म ट्विस्ट करने के लिए। ये कल भी ये सच था और आज भी यही सच है। ख्वाजा साहब, इमरान खान ने जलसे में ये कहा है कि आप ये जो नैब के कवानीन है इस बारे में इत्तेहादी भी बात करें, क्या आप इन नैब के कवानीन को ख़त्म करने जा रहे हैं? इस हवाले से क्या इस पे जो चूँकि ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, हमारी इस पे तजावीज़ और हमारा इस पे जो ड्राफ्ट है वो आज नहीं बनाया, वो पहले से तैयार है। ज़ाहिर है हम स्टेक होल्डर हैं इस सारे निज़ाम में, और हमारी कोशिश ये होगी कि नैब कानून को अमेंड किया जाए जितना मैक्सिमम हम कर पाए। वैसे तो नैब को ख़त्म होना चाहिए, नया दायरा बनना चाहिए, लेकिन जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई है इस वक्त, और इमरान खान साहब का जो झूठ है वो अपने अरूज पे है, तो इसलिए पहले मरहले में ये कम अज़ कम लाजम है कि नैब के ड्रैकोनियन लॉ में से जो जो शिकें CRPC से मुतसादम हैं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन से मुतसादम है उनको निकाला जाए। आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई जब आप ख्वाजा साहब से असेंबली के अंदर बातचीत कर रहे थे उस दिन, वैसे क्या डिस्कशन हो रही थी, किस मामले के अंदर बात कर रहे थे? आपस की बातचीत कर रहे थे। ख्वाजा साहब, पंजाब में जो गवर्नर का बहरान चल रहा है उसके बारे में इमरान खान ने अभी ऐलान किया जब तक आप इलेक्शन नहीं करते ये तहरीक जारी रहेगी। अब जलसे में उन्होंने अभी ऐलान किया। किन ऐलान इमरान किया? खान वो तो ऐलान कर दे रहे हैं खान साहब, 2014 भी किया था उन्होंने। तलबा तंजीमों के खिलाफ रहे हैं, अब खिलाफ रहे यार तलबा तंजीमों के अब रहे आप। मैं खुद MSF 93 से लेकर 97 तरीके निजात में रहा हूँ, तो जबार साहब के साथ मैंने तरीके निजात भी है, और तो लोगों आपकी तरफ कर यार एक मिनट खैर तो नबी साहब, तो अभी क्या MSF का रिवाइवल चाहते हैं आप तलबा तंजीमों का, या नौजवानों को, जैसे आप यूथ विंग को लीड करते रहे हैं, क्या अब मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़ी है यूथ विंग की और तलबा तंजीमों की? गुजारिश ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़माने तालिब इल्मी में हर इलेक्शन जीता हूँ स्टूडेंट्स यूनियन का। मैं सेक्रेटरी जनरल था MSF का। मैं तलबा सियासत के पॉइंट ब्लैंक उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब उसमें पेशा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, पेशावर लोग आके उसको घेर लेते हैं, तो उसका मैं सख्त मुखालिफ और नाकद हूँ। तो एक वक्त था कि MSF जो थी उसमें प्रोफेशनल लोग आ गए थे, नज़रियाती लोग नहीं रहे थे। ये दहाइयों पहले की बात है। तलबा सियासत को अगर ऑन करना है तो उसके सर्टन पैरामीटर्स होने चाहिए, और बच्चों की तालीम की कॉस्ट पे सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर सर्टन पैरामीटर्स बन जाएं, और वो तभी बनेंगे अगर सारी सियासी बरादरी उस पर इत्तफाक करे कि किस हद तक सियासत की इजाज़त है। उस सियासत से पढ़ाई मजबूर नहीं होनी चाहिए, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें बेहतरी है। पंजाब में गवर्नर का काज़मी साहब ने कहा आपसे सवाल है सर इलेक्शन रिफॉर्म जो है वो यार एक सेकंड सर इशू ये यार आप इसके बाद आपका सवाल है। सरदार साहब, अंदरूनी कहानियां हम देते रहे हैं, ये कल से जो मीटिंग्स हो रही थी आपकी मियां नवाज शरीफ से, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा बात हुई, कितना मुश्किल है ये इलेक्शन रिफॉर्म्स, और क्या अगर ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन की जो बात है इस पर अमल हो सकता है? देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हर एक के हक़ में है। हम कौन सी जमात है जो नहीं चाहती कि इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो? हर एक चाहता है, और इसके ऊपर जो काम हुआ, बहुत काम हुआ है। 117 मीटिंग हो चुकी पहले। इसको जो किए गए रिफॉर्म्स वो भी हैं, बट इन रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन ट्रू स्पिरिट में जो है ना वो होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए थे उसमें ये कहा था कि अगर लिखा गया था और वो पास हुए थे कि जो अगर विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट में 5% का या 10% था, मुझे इस वक्त ऑफेंड नहीं याद, उसमें फ़र्क हो तो उसकी रीकाउंट होती है, और अगर रीकाउंट होती तो बहुत से नताइज मुख्तलिफ होते। मगर वो साकिब निसार साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहा कि जी इसको वाइंड अप करें। वो एक ऐसी चीज़ है। सो इम्प्लीमेंटेशन जो कानून बना है वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर हो जाए तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। हमें उन कानून को फॉलो करना चाहिए। RTS बंद हो गया,
وہ हमें उसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये चीज़ों को सिर्फ फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, कोई बहुत मेजर उसमें नहीं है। सब आप कोई वापसी के हवाले से कोई फैसला कोई डिस्कशन हुई है, कब तक वापसी की? मैंने आपको दिसंबर में भी बताया था, मैंने फरवरी में बताया था कि मेरा दिल कहता है कि कुछ होने वाला है, और दिल कहता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब कल के बजाय आज दिल ने आ ज्यादा सके। जोर से कहना शुरू कर दिया। अब आपका दिल क्या कहता है? जी, कानूनी कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट का देखो अपील ये बताएंगे आपको। ये तो उनके वकला बता सकते हैं, वो तो उनके वकला बता सकते हैं, बट हमारी पूरी जमात की और बल्कि पाकिस्तान के अवाम की भी ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द से जल्द पाकिस्तान आए। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा ख्वाजा साहब, आप वजारत हवाबाजी में भी हैं, तबरेज़ साहब दोबारा शुरू होने का कोई अंदिया है? जहाँ तक यूरोप PIA की फ़्लाइट्स का मामला है, मैं अभी सिविल एविएशन मुझे मिला है, मैंने PIA को भी कुछ खंगाला है। मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़्यादती की गई थी, वो बहुत कम पायलट्स थे, चंद एक, इन्होंने सब पायलट्स पर वो लेबल चस्पा कर दिया। 250 से ऊपर 260 प्लस पायलट्स थे जिन पे इन्होंने ये गलत लेबल चस्पा किया कि इनके लाइसेंस जाली हैं, जो कि नहीं थे, और नतीजा ये निकला कि यूरोप की तरफ हमारी फ़्लाइट्स बंद हुई और हमारा बहुत बड़ा बंद कर गए हुए हैं। मगर जितनी तबाही खैर से शेख रशीद साहब ने की है, स्वाति साहब उनसे 2 हाथ आगे थे, ये अब जाके पता लगा। वो तो बहुत बड़ी बर्बादी थी, लेकिन मैं उनके बारे में वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता जो वो हमारे बारे में किया करते थे। रेलवे का इंजन स्टार्ट हो गया, रिशफल हमने कर दिया जिन जिन लोगों को करना था। सेक्रेटरी रेलवे एक रेलवे सर्विस के अफसर आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि 4 से 6 हफ्ते में चीज़ें रेगुलराइज होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि हो जाएंगी इंशाल्लाह। अयाज सादिक साहब, ब्रॉडशीट के हवाले से एक सवाल है। ब्रॉडशीट ने जो पाकिस्तान के साथ जो ब्रॉडशीट का और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का केस चल रहा था, उसमें तकरीबन पाकिस्तान को 65 मिलियन की कॉस्ट पड़ चुकी है, और ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं कवे मुझसे वो केस भी जीत गए। अब उसके बाद ये पूरा जो स्कैंडल है, इसके ऊपर क्या आपकी हुकूमत को तहकीकात करेगी, देखेगी कि आखिर जो, और जस्टिस अजमत सईद ने यह भी कहा था कि ब्रॉडशीट के केस के हवाले से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसिंग हो गए। इसके अब आप क्या कुछ इस हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी या करप्शन हुई है, कुछ इंक्वायरी, कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? देखें, अभी हमें चंद दिन हुए आए हुए, मगर ब्रॉडशीट वाला जो इशू है उसमें शहजाद अकबर साहब इन्वॉल्व हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और भी कुछ वज़रा थे जो यहाँ आके उनको मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, और उन्होंने जो सेटलमेंट की है, ये मुझे ये लगता है कि जानबूझ के ये नुकसान पहुँचाया गया है। और इसमें जो मुलव्वस हैं उनको अकाउंटेबल तो होना चाहिए ना, और इंशाल्लाह ये मौका मिला तो ये करेंगे। इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मगर ये तभी होगा जब अकाउंटेबिलिटी हमारी ट्रांसपेरेंट होगी, और हमें नए चेयरमैन का तकर्री होगा। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिन्होंने चीज़ें कंसील की थी, उनकी रीशफल होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी या नए लोग आएंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट। हम नहीं चाहते कि किसी को अननेसेसरीली ये कह के उसको अरेस्ट कर लिया जाए, 90 दिन उसको उसमें रखा जाए, अकूबत खाने में रखा जाए, और फिर 90 दिन के बाद कहें जी अब हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं होगा। सर